हमारा ये कहना है कि इन लोगों ने 5 साल में यहाँ के रिसोर्सेज को लूटने के लिए काम किया, कोई ऐसा काम किया नहीं। और अगर स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में नौकरी लड़की को नहीं मिला तो अलग से उसको 1500 रुपये जो हम देंगे। उसके बाद वो लड़की, उस लड़की को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा 50%, जो उन्होंने नहीं दिया। जेएमएम की सरकार ने पिछले 5 साल में विमेन कमीशन का गठन नहीं किया। यानी कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है पूरे के पूरे देश में जहाँ 5 साल में महिला आयोग तक यहाँ पर उन्हें आपने एजुकेशन नहीं दिया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उनको जॉब नहीं दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपको हम 1000 रुपये देंगे तो और आप हमें वोट दे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड की लड़कियां इतनी बेवकूफ़ है कि इतने वादों को छोड़ करके 1000 रुपये लेकर के वो जो है वोट करेगा। लोग जो है दे आर गोइंग टू चूज लोटस एंड वी आर गोइंग टू मेक आवर गवर्नमेंट। नमस्ते, मैं सचिन हूँ। झारखंड चुनाव अपने मुहाने पे आके खड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। यूँ कहें कि 1 महीने के बाद राज्य को नई सरकार मिल जाएगी, वो चाहे जेएमएम की हो या बीजेपी की हो। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। उनसे उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि बीजेपी का यहाँ से क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तैयारियाँ हैं। सबसे पहले सर, एक चर्चा चल रही है पूरे राज्य में आपके तरफ से कि आप सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं कि मिला क्या, लोगों से सवाल कर रहे हैं मिला क्या। उन्होंने यानी कि जो सरकार है जेएमएम, वो आपसे सवाल कर रही है कि दिया क्या। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपने दिया क्या? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको सुन रहे हैं, जितने लोग दर्शक हैं, उनको मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और झारखंड में जो चुनाव होने वाले उसमें वोट करें। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा अर्बन यूथ है, कहीं ना कहीं वो फेस्टिव सीज़न है। अभी नवंबर में और दिसंबर में दिवाली है, छठ पूजा है, फिर नया साल है, क्रिसमस है। तो इस फेस्टिव सीज़न में वो उस फेस्टिवल का ना भूल जाए जो कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो कि 5 साल में एक बार आता है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए आएँ, खास करके यूथ्स। और जो भी पार्टी उनका प्रेफरेंस है, वो बीजेपी को वोट करना चाहे, जेएमएम को वोट करना चाहे, लेकिन वोट जरूर करें ताकि हमें एक जो स्टेबल गवर्नमेंट आने वाले समय पे मिल जाए। अब आपने कहा सवाल कौन कर रहा है, सवाल हम भी कर रहे हैं, सवाल जेएमएम वाले कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला तो स्टैंड ये है कि देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस इलेक्शंस में कुछ ना कुछ एक कोर इशू को, एक मुद्दा जो है उभर करके सामने आता है। 2019 का हम इलेक्शन लड़े थे। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी जो हार गई थी, और उसके बाद में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए जहां पर हमें मैंडेट मिला। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमारा साफ साफ यही कहना है कि जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन जी ने क्या किया, जेएमएम की सरकार ने क्या किया, उनको जवाब देना है। इसलिए हम जो सवाल पूछेंगे जेएमएम को, उसका जवाब देना कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया, ताकि जनता इस बात को देख सके कि जो वादे आप करके आए थे वो वादे अपने पूरे किए या फिर पूरे नहीं किए। अब मैं आता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, हम किन मुद्दों पर हम जो है चाह रहे इलेक्शन, या फिर हमारा मुद्दा पब्लिक के सामने क्या होने वाला है। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर वो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर मेयर हो, तो जब भी वो सरकार बनती है या फिर पद पर आते हैं तो उनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, एक 5 साल का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक सर्व शिक्षा अभियान जो है लॉन्च किया था। आज हम उसका असर देखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना को लॉन्च किया था, आज हम उसका असर देख रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 2014 में पहली बार जब वो आए थे तो उन्होंने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की, जिसका पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो भी गरीब है, जो कि सोशल डिसएडवांटेज क्लास है, जो गांव में रह रहा है, उनको बैंकिंग से जोड़ना। उस समय जो ये विपक्ष के लोग ये बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये जो बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, ब्लैंक बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आज 12 साल के बाद में कहीं ना कहीं वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, उसी का फायदा जनता को जो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो आज जनता उसको उठा रही है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी सीएम पीएम के पास में एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। तो अब हम झारखंड पे आते हैं। 2019 में खास बात ही झारखंड में पहली बार हमारा जब से स्टेट कार्व आउट हुआ है, पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया, वो है रघुवर दास जी ने। टेन्योर पूरा होने के बाद में जब हेमंत सोरेन जी ने उनको हराया और वो जब सीएम बने, तो पूरे के पूरे हम कह सकते हैं देश में, प्रदेश में एक यूफोरिया था, एक एंथुजियाज्म था। सबको लगा कि हेमंत सोरेन जी एक बहुत बड़ा काम करेंगे, एक विजन लेकर के पब्लिक को देंगे। लेकिन आज 5 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 5 साल जब हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि 5 साल में अगर आप देखेंगे आज के वक्त में जो लोग अभी फिलहाल
जेल में है या फिर जो लोग किसी न किसी चार्जेस में रडार में है, एक पूरी की पूरी टीम है। इस टीम में कुछ IAS ऑफिसर्स है, कुछ सर्कल ऑफिसर्स है, आर्किटेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पॉलिटिशियंस हैं। यानी हमारा ये कहना है कि इन लोगों ने 5 साल में यहाँ के रिसोर्सेज को लूटने के लिए काम किया, कोई ऐसा काम किया नहीं। और जब 5 साल बीत गए तो 5 साल के बाद में ये एक योजना लेकर के आए, मैया समान योजना, और ये चाह रहे हैं कि मैया समान योजना के बेसिस पे पूरा झारखंड जो इनको वोट कर दे, और जो आधी आबादी है महिलाएं, हमें ऐसा लगता है उनको जो है बेवकूफ़ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा बयान है आपकी तरफ से, क्योंकि 50 लाख लगभग महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको भी गोगो दीदी, क्योंकि आप इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको गोगो दीदी जैसी योजनाओं को निकालने का आपको ज़रूरत पड़ गई? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार जो सरकार बनी है, उन्होंने महिलाओं से क्या वादे किए थे। ठीक है। इन्होंने वादा किया था कि जैसे कि मान लीजिए एक बच्ची है प्राइमरी स्कूल में जब जाएगी, तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के PhD तक इनको जो है हम फ्री एजुकेशन देंगे। PhD प्राइमरी स्कूल से लेकर के PhD तक फ्री एजुकेशन देने का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद वादा था कि वो जो लड़की है जब अपना स्कूल पूरा करके ग्रेजुएट होगी, और ग्रेजुएट होने के बाद में अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार ने वादा किया था उसको 5,000 रुपये हम पर मंथ देंगे, जो कि नहीं दिया। अगर वो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है तो वादा किया था अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको हम 7,500 रुपये देंगे, इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि लड़कियां जब पढ़ाई कर लेंगी अपना तो उनका स्किल डेवलप किया जाएगा, 70,000 लड़कियों का स्किल हम डेवलप करेंगे। और अगर स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में नौकरी लड़की को नहीं मिला तो अलग से उसको 1,500 रुपये जो हम देंगे। उसके बाद वो उस लड़की को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा 50%, जो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद ये बताया गया कि वो जो महिला है जब उस लड़की की शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद में जो न्यूली वेड गर्ल्स होगी उनको हम सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का भी नहीं मिला। अगर उस महिला की शादी होने के बाद में ईश्वर ना करे उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, तो वादा किया था जेबीएम सरकार ने कि उस विधवा को 2,500 रुपये का हम विधवा पेंशन देंगे और उसके बाद उस विधवा की शादी कराने के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। इसमें से कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, मैंने जिस लड़की का जिक्र किया कि वो बचपन से लेकर के PhD तक नौकरी तक है, विधवा तक का जो मैंने लाइफ स्पैन आपको जिक्र किया, अगर इसमें उस लड़की को कुछ परेशानी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ में कुछ अपराध हो गया, मेरे साथ में कोई मॉलेस्टेशन का केस हो गया, तो इस मॉलेस्टेशन से अपराध को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं महिला आयोग, विमेन कमीशन। जेएमएम की सरकार ने पिछले 5 साल में विमेन कमीशन का गठन नहीं किया। यानी कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है पूरे के पूरे देश में जहां 5 साल में महिला आयोग तक यहाँ पर नहीं है। अगर हम माइनर लड़कियों की बात करें, रांची जैसे शहर में मैं खुद भी रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन था मैं, तो रांची में जो माइनर गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम है, ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, मॉलेस्टेशन का प्रॉब्लम है। तो बच्चियां जो होती हैं उनके क्राइम को रोकने के लिए एक होता है झारखंड बाल संरक्षण आयोग। इन्होंने सरकार बनने के बाद 3 साल तक जो है बाल आयोग का गठन नहीं किया। लास्ट में हाईकोर्ट ने प्रेशर डाला कि आपको करना ही होगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू पुट कॉन्टेम्प्ट केस। तब इन्होंने गठन किया। 1 साल के बाद उसके अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, जो कि पिछले 1 साल से नहीं भरा गया। नारी निकेतन रांची के अंदर में एक शेल्टर होम है। शेल्टर होम का मतलब होता है जब भी किसी लड़की महिला के साथ में घटना हो जाए, मान लीजिए उसका रेप हो गया, तो उसको कहाँ रखेंगे, अगर वो बेघर है तो उसको रखने के लिए एक शेल्टर होम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये शेल्टर होम रांची में पिछले 3 साल से खाली पड़ा हुआ, कारण क्या है? फंड की कमी है। तो इतने सारे वादों को आपने पूरा नहीं किया और उसके बाद उस महिला को आप जो है कह रहे हैं कि हम रांची में आइए, आपको हम 1,000 रुपये देंगे, और एक रेड कारपेट बिछाया जाता है। दोनों तरफ महिलाएं जय जयकार करती है। ये मुख्यमंत्री जी और उनकी वाइफ आती है, उनको 1,000 रुपये दे रहे हैं और तालियां बजवा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या झारखंड की महिलाएं या झारखंड की जो लड़कियां हैं वो इतनी बेवकूफ़ है कि उन्हें आपने एजुकेशन नहीं दिया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उनको जॉब नहीं दिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपको हम 1,000 रुपये देंगे तो और आप हमें वोट दे दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड की लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ है कि इतने वादों को छोड़ करके 1,000 रुपये लेकर के वो जो है वोट करेगी। अब जो आपने बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि आपने भी एक गोगो दीदी योजना को लॉन्च किया, तो जैसा मैंने इंटरव्यू स्टार्ट होने के वक्त आपको कहा था कि किसी भी सरकार को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्यूशन लेकर चलना चाहिए। ठीक है, हम कैश आज देंगे हम उनको, लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ कैश दे रहे हैं। कैश देने के साथ में और भी लॉन्ग टर्म स्कीम्स है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है एजुकेशन को लेकर, जिसको हम लॉन्च करेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हेमंत सोरेन सरकार ने किसी भी 5 ईयर्स के लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लॉन्च नहीं किया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बस 1,000 रुपये देकर के ये महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या ये मान के चलें कि ये जो 3 महीने जो उन्होंने पैसे दिए हैं वो इनडायरेक्टली लॉबिंग थी, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन? आप
इस चीज़ को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। ये अगर देखिए, अगर 5 साल में अगर इन्होंने ये काम किया होता, मान लीजिए कि आपकी सरकार 2019 में बनी है और 2019 से आप कैश ट्रांसफर स्टार्ट करते तो हम कहते ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत इसको किया जा रहा है। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि चुनाव कभी भी हो सकता है और उसी से आनन फानन में अगर आप एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं और किसी तरह आप महिलाओं को कैश दे रहे हैं, तो हम इसको इनडायरेक्टली ही कहेंगे कि आप डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस ही करना चाहते हैं वोटर्स को। तो वो इस पे ये कहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे जब इस तरीके की योजना चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आती है तो सवालिया निशान छूट जाता है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार 2 साल कोरोना में रह गई और जैसा कि आपने कहा कि एक पूरा नेक्सस चल रहा है सरकार को बचाने के लिए, तो बाकी 2 साल आपसे लड़ने में चले गए क्योंकि आप ईडी और जो सारे तमाम रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके उनको परेशान कर रहे हैं, तो सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला तो अभी काम कर रही है, ये कहते हैं वो। देखिए, इस सरकार के काम करने का एक पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। मोराबादी मैदान जो है, आज से लगभग 3 साल पहले मोराबादी मैदान में एक मर्डर हुआ था। कायदे से अगर मर्डर कहीं पर किसी शहर में हुआ है तो आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? रांची के एसएसपी को जिम्मेवार ठहराएंगे या फिर वहाँ पे थाना प्रभारी को जिम्मेवार ठहराएंगे? पर इन लोगों ने एक्शन क्या लिया? मोराबादी मैदान में जितने ठेले खोमचे हैं इसको उन्होंने हटा दिया, बोला आपके कारण मर्डर हुआ है। और मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद उन ठेले खोमचों वालों ने एक प्रोटेस्ट किया था और उनमें से एक व्यक्ति ने सुसाइड तक कर लिया। सुसाइड किया कि मेरे पास खाने का कोई साधन नहीं बचा। यानी कि इनजस्टिस को रोकने के लिए आपने और बड़ा इनजस्टिस दिया, यानी कि जो मेडिसिन आपने दिया वो डिजीज से ज़्यादा जो है खतरनाक है। तो मोराबादी मैदान में मर्डर होता है, आप जिम्मेवार ठहरा देते हैं ठेले खोमचे वाले को। हम आपसे पूछ रहे हैं आपने काम क्यों नहीं किया? आपने जिम्मेवार ठहरा दिया कोविड को। हमने कहा फिर क्यों नहीं काम किया? तो आप जिम्मेवार ठहरा रहे हैं केंद्रीय एजेंसीज को। हमने पूछा कि एक्साइज कांस्टेबल की दौड़ में छात्र क्यों मर रहे हैं? तो आपने कहा ये कोविड के कारण मर रहे हैं। यानी एक बार भी आप अपने ऊपर जो किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं अगर ठीक है, केंद्र सरकार के पास इंस्टीट्यूशन से करप्शन को रोकने के लिए, चाहे हम ईडी की बात करें या फिर हम सीबीआई की बात करें या फिर सीबीसी की बात करें, तो स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट पुलिस के अंदर होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ पर क्या कर रहा है? सीआईडी क्या कर रहा है? आपको लगता है कि अगर भाजपा के नेताओं ने कुछ करप्शन किया होता, कुछ ठोस सब्सटेंस मिलता, तो एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों नहीं 5 साल से कार्रवाई कर रहा है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। दूसरी बात, अगर ईडी की कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं तो आप क्या ईडी की ना कार्रवाई जो की है आपको क्या देखने को मिल रहा है? कहीं से सीए के पास से 24 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर कहीं पर आपको 35 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, फिर आपको कहीं पर 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ये 35 करोड़ 300 करोड़ ये देख करके भी आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार शांत रहे और उसके बाद आप सवाल भी करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्या करप्शन को रोकने के लिए क्या है? हम तो कह रहे हैं ना कि अगर भाजपा ने कुछ किया तो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रहा है? आपका सीआईडी क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? हमारे केंद्र सरकार वाले ले रहे हैं, अपना एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी अभी कितना तैयार है? क्योंकि अभी जब हेमंत सोरेन जेल से निकले तो तमाम सोशल मीडिया हैंडल से और उनकी पत्नी भी एक सिंपैथी लहर क्रिएट की जा रही है, तो बीजेपी के पास इसका रामबाण क्या है? क्योंकि ये सिंपैथी लहर क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी नवरात्रि का दिन था। नवरात्रि के दिन में बाबूलाल मरांडी जी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने कल्पना सोरेन को टारगेट किया, जिसके बाद कल्पना सोरेन जी का ट्वीट यह आया कि सर आप जो है नवरात्रि के दिन एक महिला का आप इंसल्ट कर रहे हैं। इस पर मैंने एक कोट किया था, मैंने कहा कि मैडम आज चाईबासा में एक माइनर लड़की का गैंग रेप हुआ है नवरात्रि के दिन। जब लड़की का गैंग रेप होता तब तो आपके आंसू नहीं निकलते हैं, और जब आपकी आलोचना की जाती है तो आपके जो आंसू निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सारा एविडेंस जनता के सामने है, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब सिंपैथी वोट मांग करके मैंने आपको यही कहा कि 1000 रुपये दे करके कुछ आंसू निकाल कर आप ये चाहते हैं कि जनता आपको वोट कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अगर आप बीजेपी का वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो 365 डेज हम कुछ ना कुछ मीटिंग्स वगैरह करते हैं और हम आश्वस्त है कि इस बार सरकार जो है हम बनाएंगे। थोड़ी पार्टी में नाराज़गी दिख रही है, अंतःकलह दिख रहा है, अंदर से कार्यकर्ता थोड़े नाराज़ दिख रहे हैं, तो सबको सेटल कर दिया, मना लिया सबको? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है तो बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, कई के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी होते हैं। तो जब भी आप देखेंगे इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती हैं। जैसे मान लीजिए मेनका सरदार ने रिज़ाइन दिया था, लेकिन मेनका सरदार को हमने मना लिया है। रविंदर राय जी वो भी थोड़े से नाराज़ थे, वो भी मान गए हैं। कुछ लोग नहीं भी माने हैं, कुछ लोग इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा प्लैंक यही है कि
कि यहाँ पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो लोटस है, कमल है, उसके नाम पे लोग वोट दें, और हमेशा पार्टी जो है उसको हम नेता से बड़ा मानते हैं। तो हमारा ये मानना है जहाँ पर भी पार्टी हम इलेक्शन जीतते हैं तो वहाँ पर लोटस के नाम पे इलेक्शन जीतते हैं, कमल फूल के नाम पे इलेक्शन जीतते हैं। तो ऐसे लोग जो रिबेल कर चुके हैं, रिबेल करके जा चुके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जो है दे आर गोइंग टू चूज लोटस एंड वी आर गोइंग टू मेक आवर गवर्नमेंट। चलिए आखिरी सवाल और आखिरी चर्चा ये करेंगे कि अभी जब कहीं ना कहीं हमने हेमंत सरकार को कोलैप्स होते देखा, कहीं एक मुद्दे पे वो था परीक्षा। लगातार परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षा पेपर लीक हो गए, और जैसा कि उत्पाद सिपाही में भी वो हमने सब कवर किया। तो बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इन सब का मूल कारण जो है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल गवर्नेंस है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। क्या हुआ कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 साल तक बहुत कोई ठोस काम नहीं किया, रूटीन वर्क इन्होंने अपना फॉलो किया। अब लास्ट में दे आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर, इनके अंदर साइकोलॉजिकल फियर आ गया कि इलेक्शन तो अब हमारे आ गए, तो हम क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो जनता को खुश करने के लिए इन्होंने स्कीम्स को बहुत हड़बड़ी में लॉन्च करना चालू किया। उदाहरण के लिए एक्साइज कांस्टेबल की अगर बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल कायदे से अब देखा जाए तो कोई भी एग्जाम जब होता है तो उस एग्जाम में 2-3 लेयर्स होता है, ताकि हम फिल्टर करें लोगों को। पहले रिटर्न टेस्ट ले, रिटर्न टेस्ट से कुछ लोगों को क्वालिफाई करें, फिर उनका हम फिजिकल ले, फिर मेडिकल ले, इस तरह का प्रोसेस होता है। पर इन लोगों ने पूरे गाँव में एक वाहवाही बटोरने के लिए, हो हल्ला करने के लिए एक साथ में एक ही प्रोसेस किया कि हम सबको जो है दौड़ाएंगे, और 7 लाख बच्चों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। एक तो नौकरियां मिली नहीं, लास्ट में कुछ नौकरियां मिल रही, वो आए यहाँ पर पैनिक में, और हमने देखा कि बच्चों की मौत हो गई। ठीक उसी तरह एसएससी सीजीएल का भी की वही कहानी है। एसएससी जो सीजीएल है वो हमेशा 2 टियर का एग्जाम होता है। पहले उसका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स से बच्चे फिल्टर होंगे, फिल्टर होकर मेंस जाएंगे, और उसके बाद जो उनका सिलेक्शन होगा। कई बार इंटरव्यू होता है, कई बार इंटरव्यू नहीं भी होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया सीजीएल को, जो डिपार्टमेंट कराता है, कि आप जो है तुरंत 1 महीने के अंदर एग्जाम भी कराइए, 1 महीने के रिजल्ट दिखाइए, ताकि हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को जो है हमने एग्जाम करा दिया। और जिस दिन एग्जाम कराया गया उस दिन यूपीएससी का भी एग्जाम हो रहा था, बिना किसी शोर शराबे के। वो पर आपने इंटरनेट को बैन किया, एक सेंसेशन क्रिएट किया कि हम जो एक बहुत बड़ी युद्ध लड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल के पेपर्स को आप देखेंगे तो जो एग्जाम्स होते हैं पैटर्न, जो उसमें क्वांट्स का पेपर आता है, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर आता है, इंग्लिश का आता है, जीएस का आता है। इन्होंने क्या किया, इस हड़बड़ी में, क्योंकि तुरंत क्वेश्चन पेपर सेट करना है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर नया कुछ सेट ही नहीं किया। कुछ डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन जो हो चुके हमारे देश में उसके क्वेश्चंस को उठाया, और हु बहू इवन द ऑप्शंस वो भी मैच कर रहे थे, उसको उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात वहाँ चीटिंग होगी। जो हो सकता है जो एजेंसी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब छात्र आपके पास एविडेंस लेकर के जा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो आप उसको सुन भी नहीं रहे हैं, और सुन नहीं रहे हैं, उल्टा आप उनके ऊपर में बहुत सारे सीवियर सेक्शंस डाल रहे हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर में सीवियर पैनल सेक्शंस डाल दिए गए, उनको परेशान किया जा रहा है। और अभी भी हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये रिजल्ट निकालने वाले एसएससी सीजीएल का, हमने रिक्वेस्ट किया कि रिजल्ट को स्टॉप किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर होना चाहिए वो फेयर तरीके से, और स्टूडेंट को उनका जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। आपने कई लोगों को, कई बड़े बड़े नेताओं, चेहरों को ऑन बोर्ड किया अपनी पार्टी में। इस बार मधु कोड़ा भी आ गए, गीता कोड़ा उनकी पत्नी हैं ही, सीता सोरेन भी हैं, और आपने चंपई सोरेन को ले लिया, आप अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी, तमाम बड़े चेहरे। तो भाजपा तो एक आदत है भाजपा की कि अचानक से चुनाव हुआ, और अगर फॉर्चुनेटली आप चुनाव जीत गए तो फिर आप उठा देंगे कुर्सी पर से किसी को, चलो तो मुख्यमंत्री बनो। झारखंड में भाजपा को कौन लीड कर रहा है, और अगर भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब हो गया, सीधी सी बात है, लोग जो है जब हम वोट करने ईवीएम पे जाते हैं तो वहाँ पर हम एक नाम पे वोट करते हैं और एक हम सिंबल पे वोट करते हैं। हम सीएम के नाम पे वोट कभी नहीं करते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। दोनों ऑप्शन का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कंसेंसस पहले ही डेवलप हो जाता है, और चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्य या फिर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बहुत क्लियर हो जाता है। मतलब चुनाव के पहले कंसेंसस डेवलप हो गया और हम उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन कई बार वो जब डिसीजन नहीं होता है तो फिर हम इलेक्शन के बाद उसको जो कई सारे फैक्टर्स को लेकर डिसाइड करते हैं। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं, तो जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जो है एक हम कह सकते हैं उन्हीं के आसपास जो चीज़ें घूमेगी। लेकिन इलेक्शंस के बाद में हम जो है मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करेंगे। अब मैं आपका पर ये कह रहा हूँ, लेकिन दूसरी पार्टीज में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 2019 में
जेएमएम ने ये डिक्लेयर किया कि हेमंत सोरेन हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो कायदे से जब सीएम जेल जाते हैं तो इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए सरकार, क्योंकि इन्होंने सीएम डिक्लेयर किया था। पर इन्होंने क्या किया, विधायकों को बिठाया और एक नया सीएम डिक्लेयर किया। तो क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि विधायक अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि हमारा सीएम चेहरा है जो वो कौन होगा। तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमने झारखंड में नहीं किया है। इलेक्शन जब होंगे, लोग कमल पे हम वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और जब हम जीतेंगे तो उसके बाद में जो नेशनल लीडर्स है, यहाँ के लीडर्स है, जो विधायकों का व्यू, उससे लेकर के एक हम लीडर जो है सीएम हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। जी, तो देखिए ये थे अजय शाह जी, और कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि अगर पार्टी जीतती है तो बाबूलाल मरांडी ही चेहरा होंगे। वो परस्पर अलग बात है कि जब चुनाव जीतने के बाद भाजपा तो चर्चित है इन सब चीज़ों के लिए। खैर, इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर बातचीत की और इनकी तैयारी भी सशक्त है। और जिस तरीके से मैया सम्मान योजना पे टारगेट किया, जिस तरीके से रोजगार पे टारगेट किया, तमाम चीज़ें हैं, हमने जानने और समझने की कोशिश की है। भाजपा की तैयारी पूरी है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन झारखंड अपडेट्स लगातार ऐसे लोगों को, प्रवक्ताओं को, ऐसे नेताओं को आपको अपने शो में बुलाते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शाह जी, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। और आपके बयानों को हम एज अ भाजपा के ही बयान मानेंगे, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, और कोशिश होगी झारखंड अपडेट्स की कि तमाम ऐसे लोगों को आप तक मुखातिब किया जाए। मैं हूं सचिन, कैमरे के पीछे थे मिथिलेश, आप देख रहे थे झारखंड अपडेट्स। शुक्रिया।